नमस्कार मेरे 8वीं कक्षा के विद्यार्थियों। जैसा कि अपने पिछले पार्ट से हम ग्रामर शुरू कर चुके हैं, हम व्याकरण पढ़ रहे हैं। पिछले पार्ट में मैंने आपको सकर्मक और अकर्मक क्रिया के उदाहरण खोजकर लिखने के लिए दिए थे और मैंने आपको प्रेरणार्थक क्रियाओं के उदाहरण खोजकर लिखने के लिए दिए थे। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। आज हम पढ़ेंगे वाक्य, सेंटेंस। जैसा कि आप सब जानते हैं कि अर्थपूर्ण शब्दों के व्यवस्थित संयोजन को वाक्य कहते हैं। इंग्लिश में मीनिंगफुल वर्ड्स को जब हम करेक्टली अरेंज करते हैं तब सेंटेंस बनता है। उसी तरह अर्थपूर्ण शब्द, जो वर्ड है वो मीनिंगफुल होने चाहिए, जो शब्द है उनका कोई अर्थ होना चाहिए। ऐसे ही सामाता, हटम, ऐसे निरर्थक शब्द नहीं होने चाहिए, अर्थपूर्ण शब्द होने चाहिए। पहले तो वर्ड्स मीनिंगफुल होने चाहिए और उसके बाद वो वर्ड्स प्रॉपरली अरेंज भी होने चाहिए। अगर वर्ड्स तो मीनिंगफुल हैं लेकिन वो प्रॉपरली अरेंज नहीं है, जैसे पानी ले ली तू ला, तो यहां पर ये अरेंज नहीं हुआ है ठीक से, तब भी सेंटेंस नहीं बनेगा। तो सेंटेंस बनने के लिए, एक सही वाक्य बनने के लिए दो चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। एक तो शब्द जो है वो मीनिंगफुल हो और दूसरा वो शब्द जो है वो सही तरीके से अरेंज्ड हो। तो जब अर्थपूर्ण शब्दों को हम सही तरीके से, व्यवस्थित तरीके से संयोजित करते हैं, अरेंज करते हैं, तो वहां पर वाक्य बनता है। अब मैं उम्मीद करती हूं कि आप समझ गए हैं कि वाक्य किसे कहते हैं। आपको पहले से भी पता होगा कि वाक्य किसे कहते हैं, तब भी हमने उसका एक बार रिवीजन कर लिया है। तो इस तरह से अब आप एक बार फिर से समझ लीजिए कि मीनिंगफुल वर्ड्स को जब हम प्रॉपरली अरेंज कर दें, अर्थपूर्ण शब्दों को जब हम व्यवस्थित रूप से संयोजित कर दें, तब उससे एक वाक्य बनता है। अब वाक्य के प्रकार दो प्रकार से होते हैं। जैसे अगर किसी इंसान को जानना हो तो हम उसको दो तरीके से जानते हैं। एक तो उसका फिजिकल अपीयरेंस, वो दिखने में कैसा है, छोटा है, मोटा है, लंबा है, नाटा है, गोरा है, काला है, करेक्ट। उसके फिजिकल अपीयरेंस से हम उसको देखते हैं। और दूसरा, उसमें कितनी बुद्धि है, पेशेंस है कि नहीं है, कितना गुणवान है, बहुत शरारती है, शांत है, उसके गुणों से हम उसको देखते हैं। किसी भी इंसान को हम दो तरीके से पहचानते हैं। एक तो उसके फिजिकल अपीयरेंस से हम उसको पहचान लेते हैं, दूसरा हम पहचानते हैं उसको उसकी क्वालिटीज से। तो इसी तरह सेंटेंस को भी हम दो तरीके से पहचानते हैं। एक तो हम सेंटेंस को उसके फिजिकल अपीयरेंस पे पहचानते हैं, उसके टाइप्स बनाते हैं, और दूसरा हम सेंटेंस की मीनिंग्स पर उसके टाइप्स बनाते हैं। एक तो हम वाक्य रचना के आधार पर, सेंटेंस के स्ट्रक्चर के आधार पर हम वाक्य के प्रकार बनाते हैं, और दूसरा हम सेंटेंस की मीनिंग के आधार पर वाक्य के प्रकार बनाते हैं। तो दो तरीके से हम वाक्य के प्रकार बनाते हैं। एक तो सेंटेंस के स्ट्रक्चर के हिसाब से, उसकी रचना के हिसाब से, और दूसरा वाक्य के अर्थ के हिसाब से, वाक्य की मीनिंग के हिसाब से हम उसके प्रकार बनाते हैं। अब हम आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं, आज हम रचना के आधार पर या संरचना के आधार पर, स्ट्रक्चर के आधार पर हम वाक्य के प्रकार पढ़ रहे हैं। तो रचना के आधार पर जो वाक्य के प्रकार हैं, स्ट्रक्चर के आधार पर जो वाक्य के प्रकार हैं, वो तीन प्रकार हैं। पहला है साधारण या सरल वाक्य, सिंपल सेंटेंस जिसको आप इंग्लिश में कहते हैं, साधारण या सरल वाक्य। इसके बाद आप संयुक्त वाक्य, जिसको आप कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहते हैं, और उसके बाद मिश्र वाक्य, जिसको आप कंपाउंड सेंटेंसेस कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है, तो सरल वाक्य, सिंपल सेंटेंस, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य, ये वाक्य के तीन प्रकार है। तो हम देखते हैं कि सरल वाक्य कैसे होते हैं, संयुक्त वाक्य कैसे होते हैं और मिश्र वाक्य कैसे होते हैं। साधारण वाक्य, बिजली चमकती है। अब इस वाक्य में अगर आप देखेंगे तो एक ही क्रिया है, ठीक है। हम घर जाते हैं, इस वाक्य में भी सिर्फ एक ही क्रिया है, एक ही वर्ब है। बच्चे लगातार पढ़ते हैं, अब इसमें लगातार वर्ब नहीं है, वर्ब जो है वो एक ही है। भीम भोजन करते रहे, इसमें भी वर्ब जो है वो एक ही है। या अगर मैं कहूं हम साइकिल से घर जाते हैं, चलिए मैं इस एग्जाम्पल को थोड़ा बड़ा कर देती हूँ।
हम साइकिल या कार ले लीजिए, हम कार से घर जाते हैं। हम कार से घर जाते हैं। अब कार जो है यहाँ पर वो ऑब्जेक्ट है, घर भी ऑब्जेक्ट है, लेकिन वर्ब एक ही है। तो इससे हमें ये समझना है कि अगर सब्जेक्ट बढ़ भी जाता है, सब्जेक्ट ज्यादा भी हो जाए या ऑब्जेक्ट ज्यादा भी हो जाए, लेकिन अगर वर्ब सिर्फ एक ही है तो उस वाक्य को हम साधारण या सरल वाक्य कहते हैं। सरल वाक्य तो तब बनता है जब पूरे वाक्य में मेन वर्ब जो है वो एक ही होनी चाहिए, मुख्य क्रिया जो है वो एक ही होनी चाहिए। अगर मैं यहाँ पे कहूं बच्चे लगातार पढ़ते रहे, बच्चे लगातार पढ़ते रहे, तो यहाँ पर दो वर्ब्स हो गए, पढ़ते और रहे, लेकिन फिर भी मेन वर्ब जो है वो पढ़ना ही है, इसलिए ये सरल वाक्य ही होगा। तो आपको बहुत ध्यान से सिर्फ इतना समझना है कि जिस सेंटेंस में सिर्फ और सिर्फ एक मेन वर्ब हो, अगर उसमें सब्जेक्ट रिपीट हो रहा है तो भी चलेगा, ऑब्जेक्ट रिपीट हो रहा है तो भी चलेगा, लेकिन जो मेन वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब रिपीट हो रही है तब भी चलेगा। मेन वर्ब, अगर सेंटेंस में मेन वर्ब एक ही है, अगर किसी वाक्य में मुख्य क्रिया जो है वो एक ही है, तब वो वाक्य सरल वाक्य या साधारण वाक्य ही बनता है। अब आप अपनी नोटबुक में इसकी परिभाषा को लिख लेंगे। साधारण वाक्य या सरल वाक्य, जिस वाक्य में एक ही क्रिया हो और एक ही कर्ता हो वे साधारण वाक्य कहे जाते हैं। कभी कभी कर्ता या ऑब्जेक्ट एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन आपको अपने ध्यान में इतना ही रखना है कि वाक्य में क्रिया जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक होनी चाहिए, मुख्य क्रिया जो है वो एक ही होनी चाहिए। तो जिस वाक्य में एक ही मुख्य क्रिया हो या जिस वाक्य में एक ही क्रिया हो, एक ही कर्ता हो, उसे हम साधारण वाक्य कहते हैं। आप साधारण वाक्य की परिभाषा लिख लेंगे। इसके नीचे दो एग्जाम्पल लिखे हैं, बिजली चमकती है, पानी बरसा, ये भी आप अपनी नोटबुक में लिख लेंगे। इसके बाद का हमारा जो अगला वाक्य है, हमारा अगला वाक्य का प्रकार संयुक्त वाक्य है। संयुक्त वाक्य को आप इंग्लिश में कंजंक्शंस कहते हैं, जोड़ना। अब यहाँ पर क्या होता है, जब हम दो वर्ड्स को या दो छोटे छोटे सेंटेंसेस को या दो ग्रुप ऑफ वर्ड्स को जोड़ देते हैं, वो एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करते हैं, एक एक्शन दूसरे एक्शन से जुड़ा हुआ नहीं होता है, हम यहाँ पर सिर्फ जोड़ने का काम करते हैं, हम यहाँ पर सिर्फ कंजंक्शंस का काम करते हैं, उसे हम संयुक्त वाक्य कहते हैं। जैसे मैं घर गया और सो गया, मेरा घर जाना एक अलग एक्शन है, सो जाना एक अलग एक्शन है, जिसको मैंने और सेंटेंस से जोड़ दिया है। मैं घर गया एक एक्शन, सो गया दूसरा एक्शन, हमने इसे और से जोड़ दिया है। हम पढ़ते तथा खेलते हैं, हमारा पढ़ना एक एक्शन, खेलना दूसरा एक्शन, हमने इसे तथा से जोड़ दिया है। तो जब हम दो एक्शंस को या दो ग्रुप ऑफ वर्ड्स को जोड़ देते हैं, लेकिन वो एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करते, यहाँ पर हम सिर्फ कंजंक्शन करते हैं, सिर्फ हम दो शब्दों को या दो वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं। जब भी इस तरह का सेंटेंस आपके सामने आए तो वो संयुक्त वाक्य होता है। तीसरा एग्जाम्पल, बारिश हुई लेकिन रास्ते गीले नहीं हुए। बारिश का होना एक अलग एक्शन है और रास्तों का गीला ना होना एक अलग एक्शन है, लेकिन हमने उन दोनों को लेकिन से जोड़ दिया है। बारिश तो हुई लेकिन रास्ते गीले नहीं हुए। हम घर गए क्योंकि छुट्टी हो गई, हमारा घर जाना एक अलग एक्शन है, छुट्टी का हो जाना एक अलग एक्शन है, लेकिन इन दोनों अलग अलग एक्शंस को हमने क्योंकि से जोड़ दिया है। जोड़ने के लिए हम बहुत सारे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन, किंतु, परंतु, क्योंकि, और, तथा, तथापि, अपितु, बहुत सारे हम शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि जब हम दो सेंटेंसेस को या दो ग्रुप ऑफ वर्ड्स को जोड़ दें, लेकिन दोनों एक दूसरे पर डिपेंड ना करें, तो वहां पर संयुक्त वाक्य होता है। संयुक्त वाक्य का मतलब होता है कंजंक्शंस। यहाँ पर हम सिर्फ कंजंक्शन शब्दों का यूज करके सेंटेंसेस को या ग्रुप ऑफ वर्ड्स को जोड़ देते हैं। अब आइए हम संयुक्त वाक्य की परिभाषा देखते हैं।
अब आप संयुक्त वाक्य की परिभाषा को अपनी नोटबुक में लिख लेंगे। संयुक्त वाक्य, जिस वाक्य में दो या दो से अधिक उपवाक्य मिले हों परंतु सभी वाक्य प्रधान हों, ऐसे वाक्य को संयुक्त वाक्य कहते हैं। मतलब दोनों अपने अपने इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस हों, खाली वो जुड़े हुए हों। जिस वाक्य में दो से अधिक उपवाक्य मिले हों परंतु सभी प्रधान वाक्य हों, ऐसे वाक्य को हम संयुक्त वाक्य कहते हैं। इन्हें जोड़ने के लिए हम एवं, तथा, अथवा इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। हमारे वाक्य का जो तीसरा प्रकार है वो है मिश्र वाक्य। इसको आप ध्यान से सुनेंगे। इंग्लिश में अगर आपने क्लॉज पढ़े होंगे तो ये बिल्कुल क्लॉज जैसा होता है। इसमें एक मेन क्लॉज होता है, दूसरा सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है और दोनों एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। इसमें हमेशा दो सेंटेंस होते हैं, एक मेन सेंटेंस होता है और दूसरा जो है वो डिपेंडेंट सेंटेंस होता है जो उसी सेंटेंस से जुड़ा हुआ होता है। एक सेंटेंस के बिना इसमें दूसरा सेंटेंस जो है वो इनकम्प्लीट लगता है। तो वो सारे सेंटेंस जिसमें आपको ऐसा फील हो कि एक सेंटेंस पर दूसरा सेंटेंस डिपेंड कर रहा है, एक सेंटेंस के बिना दूसरा सेंटेंस इनकम्प्लीट लग रहा है, तो वो सारे सेंटेंस जो है वो मिश्र वाक्य होंगे। जैसे जब मेहनत करोगे तब सफल हो जाओगे। अब यहाँ सफल हो जाना जो है वो डिपेंड करता है आपकी मेहनत करने पर। सफल होना डिपेंड करता है आपकी मेहनत पर। तो ये सेंटेंस एक दूसरे पर निर्भर हैं। मैंने वही घर खरीदा जहां तुम रहते हो। ठीक है, तो मेरा घर खरीदना डिपेंड करता है तुम्हारे रहने पर कि तुम जहां रहते हो मैंने वही घर खरीद लिया है। तीसरा सेंटेंस, यदि पंखा चलेगा तो हवा आएगी। अब हवा का आना डिपेंड करता है पंखा के चलने पर। अगर पंखा नहीं चलेगा तो हवा जो है वो नहीं आएगी। ठीक है, तो इसीलिए इसमें एक जो होता है वो मेन क्लॉज होता है, एक जो होता है वो प्रधान वाक्य होता है और दूसरा जो होता है वो उपवाक्य होता है, सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है। ठीक है, एक प्रधान वाक्य होता है, दूसरा उपवाक्य होता है। एक मेन सेंटेंस होता है और दूसरा जो है वो सबऑर्डिनेट सेंटेंस होता है। सबऑर्डिनेट सेंटेंस जो है वो मेन सेंटेंस पर जुड़ा हुआ होता है। आपको सिर्फ इतना समझना है कि एक मेन सेंटेंस है, दूसरा सबऑर्डिनेट सेंटेंस है, या अगर आपको मेन और सबऑर्डिनेट समझ में ना आए तो सिर्फ इतना समझना है कि एक सेंटेंस जो है वो दूसरे के बिना इनकम्प्लीट लगेगा। जैसे अगर फूल खिलेंगे तब खुशबू आएगी, जब मेहनत करोगे तब पास हो जाओगे, अगर टीचर आएगी तब पढ़ाई होगी। यहाँ पर ये सारे सेंटेंस जो है वो एक दूसरे पर डिपेंड कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे के बिना इनकम्प्लीट लग रहे हैं। तो चलिए अब हम मिश्र वाक्य की परिभाषा लिख लेते हैं। जिस वाक्य में एक से अधिक वाक्य मिले हों, जिस वाक्य में एक से अधिक वाक्य मिले हों, इसमें दो या दो से ज्यादा वाक्य होंगे हमेशा, किंतु एक प्रधान उपवाक्य तथा शेष आश्रित उपवाक्य हों। एक जो है वो मेन क्लॉज होगा, बाकी सब उस पर डिपेंड करेंगे, उसे हम मिश्र वाक्य कहते हैं। फिर से लिखेंगे, जिस वाक्य में एक से अधिक वाक्य मिले हों किंतु एक प्रधान उपवाक्य तथा शेष आश्रित उपवाक्य हों, उन्हें हम मिश्र वाक्य या मिश्रित वाक्य कहते हैं। इसके एग्जाम्पल्स भी आप देख सकते हैं। मेरा दृढ़ विश्वास है कि भारत जीतेगा। सफल वही होता है जो परिश्रम करता है। मैं उम्मीद करती हूं कि वाक्य के तीनों प्रकार, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य, आप अच्छी तरह समझ चुके हैं। अब आपको आपका आज का होमवर्क सुनना है। पहले तो आप ये सारे डेफिनेशन लिख लेंगे, उसके बाद हर वाक्य के लिए आप दो दो एग्जाम्पल्स लिख लेंगे, और उसके बाद आपकी सुलभ भारती में आपका जो नेक्स्ट लेसन है, नाखून क्यों बढ़ते हैं, उस लेसन को ध्यान से पढ़कर आप वाक्य के हर प्रकार का 5-5 उदाहरण खोजकर लिखेंगे। मतलब आप साधारण वाक्य का 5 उदाहरण उसमें से खोजकर लिखेंगे, संयुक्त वाक्य का 5 उदाहरण उसमें से खोजकर लिखेंगे और मिश्र वाक्य का 5 उदाहरण उसमें से खोजकर लिखेंगे। उस पाठ से आप हर वाक्य का 5-5 उदाहरण खोजकर लिखेंगे तीनों वाक्यों की परिभाषा लिखने के बाद। मैं उम्मीद करती हूं आप अपना होमवर्क पूरा कर लेंगे। धन्यवाद।